टैक्स जो हमारे बीच में आए हैं और हम सब मिलकर उनका वेलकम करने चाहेंगे। उनके साथ रोनित आर्या जी, जिनकी तबीयत बहुत खराब होने के बावजूद, डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बावजूद इस प्रोग्राम में पधारे। हम उनका बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनका वेलकम करते हैं। हम चाहेंगे कि हम सब लोग एक बार ताली बजा के सर का वेलकम करें। और सेकेंड इनिंग की तरफ से आज ये हमारा 1 साल कंप्लीट किया है। इस अवसर पर हमने धीराज चौधरी जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमारे इसका रिबन काटेंगे और आगे के प्रोग्राम को हम इनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। जी सर। हम संतोष बकाया मैम का भी वेलकम करना चाहेंगे। वो जयपुर से आई है खास हमारे इवेंट के लिए। शी इज वेरी वेल रिनाउंड पोएट, राइटर एंड प्रोफेसर। Clapping, don't say clapping, very good. पूरी कश्मकश, पूरी तमन्ना से सुने, पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ उस फनकार की फन को सुने। खैर इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और जिन जनाब को मैं बुलाना चाहता जनाब को मैं, वो वैसे तो एक इंजीनियर है, पोइट भी है और एक्टर भी है, और वो कहते हैं कि वो गुलजार, साहिर और बशीर वलर की वजह से जिंदा रहते हैं। हुनीश बत्रा। Hello everyone, thanks to Second Innings and Rhyme Republic for the opportunity. और मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। इसके एक ये नज़्म है जो इस बात से पनपती है कि अक्सर घर में प्रॉपर्टी के बंटवारे हो जाते हैं। तो मेरे दादा दादी पूरी एक हवेली छोड़ गए। मेरे दादा दादी पूरी एक हवेली छोड़ गए, सबके हिस्से 4-4 कमरे और एक दुकान। मेरे दादा दादी पूरी एक हवेली छोड़ गए, सबके हिस्से 4-4 कमरे और एक दुकान। लेकिन फिर भी सबकी नज़रों से एक बंद कमरे पर रहती है जो मेरे दादा दादी का था। लेकिन फिर भी सबकी नज़रों से एक बंद कमरे पर रहती है जो मेरे दादा दादी का था। उस कमरे में क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से मेरी चाची, मेरी ताई और कभी कभी मेरी माँ उसे घूरती है, मुझे लगता है उसमें बहुत सारा सोना है। कोई कमरा जो बंद है जिससे मेरी दादी, ताई, कभी कभी मेरी माँ घूरती है, मुझे लगता है उसमें बहुत सारा सोना है। और अगर मुझे मौका दिया जाए उस कमरे से कुछ निकाल कर रख लेने का, अगर मुझे मौका दिया जाए उस कमरे से कुछ निकाल कर रख लेने का, मैं उसकी कमरे की महक संभाल कर रख लूंगा। मैं उस कमरे की महक संभाल कर रख लूंगा जिसमें से बहुत प्यार वाली खुशबू आती है, जैसी मेरी दादी की साड़ी से आती थी। और अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे दादा दादी वापस आए, और अब मैं ये सोचता हूँ कि अब मेरे दादा दादी वापस आए तो उन्हें हमारा घर ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। तो उन्हें हमारा घर ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। एक ही पते के अब 3 मकान हैं। तो एक नज़्म पढ़ने से पहले शेर है कि जब तक उसका ख्वाब रहा तब तक मैं बेताब रहा। और ये इस बात से होता है कि हमें कोई चीज़ की जब डिज़ायर होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसके लिए पागल होते हैं, मगर मिल जाने के बाद उसकी
मैं नहीं रहता, कि जब तक उसका ख्वाब रहा तब तक मैं बेताब रहा, हाथ में आया जी भर खेला फिर वो बस खराब रहा। क्या बात। और एक और है कि नाकाम है सब दूर जाने की तरकीबें आजमाना बंद कर दो, नाकाम है सब दूर जाने की तरकीबें आजमाना बंद कर दो, अंदर आना है तो आ जाओ, दरवाजा खटखटाना बंद कर दो। एक ये नज़्म है जिसका उन्वान है लेकिन मैं चाहता हूँ। तो मैं अपने आप को हाफ एथीस्ट कहता हूँ कि मतलब मैं वैसे तो भगवान की याद नहीं आती, मगर जब आपको बहुत डर लगता है तो आ जाती है। तो उससे ये है कुछ कि मैं जब कभी मुश्किल में होता हूँ भगवान का नाम जपना शुरू कर देता हूँ। मैं जब कभी मुश्किल में होता हूँ भगवान का नाम जपना शुरू कर देता हूँ। 32 करोड़ देवी देवताओं में से मैं अपने पसंदीदा भगवान का नाम जपता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस 8 अरब आबादी में से मैं तुम्हारा नाम जपूं, तुम्हें याद करूं। नाम जपने से अगर डर खत्म नहीं होता मैं नहाकर मंदिर चला जाता हूँ। नाम जपने से अगर डर खत्म नहीं होता मैं नहाकर मंदिर चला जाता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहाकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। मंदिर के बाहर पहुंचकर मैं लड्डू लेता हूँ 21 रुपए के प्रसाद के तौर पर। मंदिर के बाहर पहुंचकर मैं लड्डू लेता हूँ 21 रुपए के प्रसाद के तौर पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए किटकैट लूँ 20 रुपए की। मैं मंदिर की घंटी बजाकर मंदिर में घुसता हूँ। मैं मंदिर की घंटी बजाकर मंदिर में घुसता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे फ्लैट की बेल बजाकर तुम्हारे फ्लैट में घुसूँ। और मैं मंदिर में माथा टेकता हूँ पूरी श्रद्धा से। पंडित मुझे टीका लगाता है माथे के बीचों बीच। पंडित मुझे टीका लगाता है माथे के बीचों बीच। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा माथा चूमो जहाँ तुम्हारा मन करे। वो एक लड्डू मूर्ति के आगे रख बाकी प्रसाद मुझे दे देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम किटकैट तोड़ो, आधी मुझे खिलाओ आधी खुद खाओ। कभी कभी पंडित मूर्ति से एक माला उतार मेरे गले में डाल देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गले में अपनी बाहें डालो। मैं चालीसा पढ़ने बैठ जाता हूँ धीमी आवाज में, जैसे भगवान एकदम मेरे बगल में हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक अपनी कविता सुनाऊं ऊंची आवाज में, जिसमें मेरा प्रेम झलके, जिसमें तुम्हारी प्रशंसा हो। ये सब करने से एक आस उत्पन्न होती है कि भगवान सब ठीक कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आस तुमसे उत्पन्न हो। मैं चाहता हूँ कि भगवान नहीं तुम सब ठीक कर दो। शुक्रिया। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए इसके लिए। क्या आप सबको मजा आ रहा है? मेरे बुजुर्गों अच्छा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़कर? जरूर। आप में से किसी ने आज तक लिखा या लिखने की सोची, कविताएं लिखी हैं? जाहिर सी बात है लिखी होगी। चलिए, अभी उनीश भाई ने किटकैट की जो नज़म सुनाई एंड मंदिर और एक घर की बात कही, तो कल हम एक डिस्कशन में थे जहां पर बात हो रही थी भक्ति पोइट्री की। एक नया टर्म मैंने सुना, भक्ति पोइट्री, जिसमें आप अपने एक इश्क रूहानी की बात हुई थी और एक इश्क हकीकी की बात हुई थी। तो इश्क रूहानी के जरिए इस भक्ति पोइट्री तक पहुंचा जा सकता है। तो जब आप पढ़ रहे थे तो मुझे भी कुछ ऐसा अपना लिखा हुआ याद आया, जो मैं मानता हूं कि अगर भक्ति पोइट्री की डेफिनेशन में फिट करना हो तो शायद इस तरीके से होगा कि यूं लगे तू मेरी मीरा, यूं लगे तू मेरी मीरा, मैं तेरा संत कबीर, मुझ में तेरा देवता, तुझ में मेरा पीर। अर्जुन की नजरों से देखूं तू धनुष में तीर, अर्जुन की नजरों से देखूं तू धनुष में तीर, वारिस की नजरों से देखूं मैं रांझा तू हीर। और यूं लगे तू मेरा चेहरा मैं तेरी पहचान, यूं लगे तू मेरा चेहरा मैं तेरी पहचान, मुझ में तेरी जिंदगी तुझ में मेरी जान। और भीड़ की नजरों से देखूं तू अल्लाह मैं इंसान, भीड़ की नजरों से देखूं तू अल्लाह मैं इंसान, मेरी नजरों से देखूं तू मेरा मैं तेरा जहान। और यूं लगे तुझ पर मेरा वश मुझ पर तेरा इख्तियार, यूं लगे तुझ पर मेरा वश मुझ पर तेरा इख्तियार, मैं तेरी प्रतिज्ञा सी तू मेरा एतबार। और बुल्ले शाह की नजरों से देखूं तू काफी मैं फनकार, बुल्ले की नजरों से देखूं तू काफी मैं फनकार, गालिब की नजरों से देखूं मैं गजल तो सुखनवार।
यूं लगे तू मेरी राधा मैं तेरा नंदलाल, मुझ में तेरा शायर सा तुझ में मेरा कवाल। फाजल शाह की नजरों से देखूं तू सोनी मैं महिवाल, नुसरत की नजरों से देखूं तो मैं सुर तू ताल। और यूं लगे तू किस्सा मेरा मैं तेरा किस्सेकार, मुझ में तेरा चरित्र तुझ में मेरा किरदार। व्यास की नजरों से देखूं तू रचना मैं गीता का सार, मोहम्मद की नजरों से देखूं मैं अली तो जुल्फिकार। और यूं लगे तू मेरी इबादत मैं तेरा ईमान, मुझ में तेरा ईश्वर तुझ में मेरा भगवान। और शायर की नजरों से देखूं तू लफ्ज मैं जुबान, वतनों की नजरों से देखूं मैं भारत तो पाकिस्तान। राइम रिपब्लिक का जो पहला उन्होंने इवेंट मुनक्किद किया शायरी के हवाले से, लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस। तो मैं काफ़ी दिन के बाद मैं सुना रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और बाकी आप लोग जो आए हैं, आप लोगों के जैसा मेरा भी एक कॉमन रीज़न है यहाँ पे आने का, और वो ये है कि मौका मिल रहा है ऐसे लोगों के सामने पढ़ने का। बाकी सारे ऑडियंस तो हमें कहीं भी मिल जाते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं, पर ये नहीं मिलते हैं। दूसरी मैं एक बहुत ये मेरा पर्सनल रीज़न है यहाँ पे आने का कि आप सबके घर में एक बुजुर्ग होते हैं, जैसे दिव्यांशी ने कहा उनके बाबा हैं, आप सबके हैं बाबा, नानी, नाना, दादा, दादी, ताऊ, चाची, जो भी। मेरा परिवार सिर्फ मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी है। तो मैं बुढ़ापे के जो पूरी उसकी जर्नी होती है, जो लोग वृद्ध होते हैं, उसको भी मैं अपने पापा के जरिए देख रही हूँ। आज मैं सुबह जब फेसबुक में खोल रही थी तो मैंने देखा कि मेरे कुछ पुराने दोस्तों को मेरे पापा ने मैसेज किया और वो पूछ रहे हैं बेटा कैसी हो, बेटे कैसे हो। मैं उन लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि उनमें वो जब हम बूढ़े होते हैं तो हम बच्चे होते जाते हैं, तो वो उस जर्नी पे निकल चुके हैं। तो इन बातों के साथ मैं अपनी पहली कविता पढ़ूंगी। इस कविता का नाम है अच्छा कहलाना। तो मैं बस एक लाइन बोलूँगी इस कविता के इंट्रोडक्शन में कि ये मुझे किसी ने कहा था ऐसे ही कि तुम बहुत अच्छी हो। तो आजकल मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, शायद आप बोल सकते हैं। मुझे जब कोई अच्छा कहता है तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ। तो उसके जवाब में मैंने ये कविता लिखी थी। इस कविता का नाम है अच्छा कहना। आज फिर किसी ने बिना पूछे मुझसे मुझको कहा तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, अच्छी, अच्छाई, काफी बोझिल और उबाऊ लगते हैं ये शब्द, जैसे वर्षों बाद आकाश जम्हाई लेता हुआ सिकुड़ने लगा हो, तब्दील हो जाने एक नीले अजगर में निकाल फेंकता हुआ अमृतों का केंचुआ। और लाल रंग रिश्ता हुआ इन शब्दों की बनावट से घुल रहा हो पांचों तत्वों और तीनों लोगों और मेरे कमरे की दीवारों, गद्दे, आईने, जाले, हर जगह। हर घास फूस, हर धूल धूल, हर लालिमा उदास, हर कण सुंदर और उतना ही नीरस। अकस्मात ही जब मुझे कोई अच्छा कह देता है, बताओ क्या चाहिए, जी करता है पूछ लूं तब के तब, क्योंकि मुझे लगता है कि निराशावादी होना अच्छा होने से कहीं ज्यादा सुकूनदायक है। इसीलिए अगली बार मुझे अच्छा कहने से पहले मुझसे अनुमति लेना, तब मैं तुम्हें उन लोगों के नाम गिनवाऊंगी जिनके नाम मुझे याद हैं पर जिन्हें मेरी शक्ल याद नहीं। अपना हाथ अपनी हलक में डाल निकालूंगी वो मन में वो हफ्ते जिन्हें जिया मैंने बस इसलिए क्योंकि मैं जिंदा थी, और उनमें सूंघ सकोगे तुम मेरी मुर्दा दिल। जब तक बिस्तर के एक छोर से एक तकिया जमीन पर नजरें टिकाए रहेगा, अपना पेट गद्दे से दबाए नीचे सरकने की कोशिश करता हुआ, मुझको लगता रहेगा जैसे गिद्ध सिर्फ मेरा शव नहीं नोच रहा, मैं तकिए को देखकर दम भर लूंगी, क्योंकि इसी तकिए में मेरी खामियां भरी हैं, जिसे कभी सिर के नीचे, कभी टांगों के बीच, कभी आलिंगन में लेकर पूरे दिन और सारी रात सोती आई हूँ। तो मैं बस एक ही कविता सुनाऊंगी। धन्यवाद। इश्क एक ऐसा पहलू है जो हर एक उम्र से होकर गुजरता है। तो मैं इश्क की बात करता हूँ। लोगों ने हर बात अधूरी होती है, हर बात अधूरी होती है, हर जिक्र फसाना होता है। हर बात अधूरी होती है, हर जिक्र फसाना। क्या बात। और जानिब तुम्हारी खिड़की के
कैसे आखिर ना देखूं मैं? जब रोज नहीं से आना जाना है तो देखना पड़ेगा उसे। मेरा आना जाना होता है, किसी के इंतजार में यूं जिंदगी तन्हा गुजार देना, किसी के इंतजार में यूं ही जिंदगी तन्हा गुजार देना, यही तो आशिकी होती है, ऐसा ही दीवाना होता है। किसी के इंतजार में जिंदगी ना तुमको मेरा हाल पता, पर रस्म हिज्र किसी सर तो इल्जाम लगाना होता है, पर रस्म हिज्र किसी सर तो इल्जाम लगाना होता है। और आखिरी शेर है कि महसूस ना फिक्र किसी की होती है, मैं सबको रुलाता रहता हूँ जिसको हंसाना होता है। एक और शेर छूट गया था, आखिरी नहीं था, एक और। देखो तुम्हारा ना होना क्या असर कर गया मुझ पर, ना वक्त पर सोना होता है, ना वक्त पर खाना होता है। आप इजाजत दे तो मैं कुछ और सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। एक भीनी सी खुशबू आज उड़ के आई है, एक भीनी सी खुशबू आज उड़ के आई है, तुमने क्या हाथों पे आज मेहंदी रचाई है। एक भीनी सी खुशबू आज उड़ के आई है, तुमने क्या हाथों पे आज मेहंदी रचाई है। सरापा सर से पैर तक सरापा बर्फ सा ठंडा पड़ने लगा हूं मैं, सरापा बर्फ सा ठंडा पड़ने लगा हूं मैं। हमारी आखिरी तस्वीर क्या तुमने जलाई है, हमारी आखिरी तस्वीर क्या तुमने जलाई है। जिंदगी पूरी तुम पे गंवाई है, और जाते हुए एक तबस्सुम मुस्कुराहट, जाते हुए एक तबस्सुम मेरी चौखट पे छोड़ जाना, जाते हुए एक तबस्सुम मेरी चौखट पे छोड़े। इश्क की यही मुकम्मल कमाई है, और ये क्या है जो आंखों में चुभने लगा है अब रोशनी, ये क्या है जो आंखों में चुभने लगा है अब। ये खिड़की बंद कर दो, देखो कोई रोशनी सी आई है। ये कुछ खो रहा हूं मैं, कुछ पा रहा हूं मैं, ऐ जिंदगी अब तुझे आजमा रहा हूं। कुछ खो रहा हूं मैं, कुछ पा रहा हूं मैं, ऐ जिंदगी अब तुझे आजमा रहा हूं मैं। कह डाला सब कुछ जो जो छिपाना था, कह डाला सब कुछ जो जो छिपाना था, जो कुछ भी कहना है वो छिपा रहा हूं मैं। कह डाला वो सब कुछ जो जो छिपाना था, जो कुछ भी कहना है वो छिपा रहा हूं मैं। जमीन से आसमां तक की दूरी भी तय होगी, जमीन से आसमां तक की दूरी भी तय होगी। दौरे नाकामी अभी प्यार से सहला रहा हूं, दौरे नाकामी अभी प्यार से सहला रहा हूं मैं। और बात पूरी नहीं होगी मेरी एकाध मिसरे में, बात पूरी नहीं होगी मेरी एकाध मिसरे में। मुकम्मल गजल इसीलिए एक सुना रहा हूं। और आखिरी शेर है, उसके बाद शुक्रिया करूंगा आप लोग का। परेशानियां कितना तोड़ सकती हैं, चलो देखें, अंधे को दरिया की तरफ ले जा रहा हूं मैं। कुछ खो रहा हूं मैं, कुछ पा रहा हूं मैं, जिंदगी अब तुझे आजमा रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बीच जो आएंगे वो दिल्ली के पोइट्री सर्किट में काफी नाम कमा चुकी हैं। वो मूड रनर अप थी मूड इंडिगो 2017 में, बहुत एक्टिव परफॉर्मर है, पोइट्री कॉम्पिटिशन में जज रहने वाली है। अब प्रतिभा आगे भी थोड़ी सी बात कीजिए। ठीक है सर, अभी ऐसे गैदरिंग्स में मुझे लगता है मैं थोड़ा और हिंदी में अगर बोल पाती, लिख पाती तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई फील वेरी लॉस्ट, बट मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आके। जैसे ऐश्वर्या ने बोला, ऑडियंस तो मिलता रहता है बट आप नहीं मिलते हैं। और मुझे मेरी दादी की एकदम से याद आई, and I've been sitting there and I've been contemplating how she would feel if she were in a gathering like this. And I've been quite lost. And Abhijit, he's like, are you lost? Oh, don't leave, perform, even though you're going to perform in English and probably no one is going to understand you. But that is what has been happening. I've been thinking about my dadi. मैं दादी के बारे में सोच रही हूँ और I feel so happy, I really would like a really big round of applause for these people, for everyone. It's really nice initiative. अंग्रेजी में लिखती हूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको समझने में।
but for all the people who understand English, this is a poem which celebrates growing up, which says that there is a need to grow up. This piece is called Anti-Adulting, and I hope you like it. I was 22 and the 21-year-olds talked about broken wrists and bandaged hearts, about being anti-adults, kids at heart. And I do not know if my brain was kidding when it decided to slam the image of a baby goat to the word kid. 21-year-old baby sheeple who claimed that they were so tired of being adults and exclaimed about wanting to be Sylvia Plath. But you see, that road remains untrampled now because its wayfarer felt the unfortunate need to shut her head in an oven, and it's been 64 years this February, the year that I did not turn 21. I was 21 and the 18-year-olds complained about not being old enough, bold enough, bulimic enough, jolly good Botoxed enough, Ambani enough to enter bars, blow shots, blow men, blow their virginities on this debonair stranger, Casanova by